हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, पिछली क्लासेस में हमने शेड्यूल्स किए थे, अनुसूची की थी, जिसमें मैंने बताया था कि 8 अनुसूचियां थी जो मूल रूप से भारत के संविधान में जब 26 नवंबर 1949 को जब स्वीकार किया गया था तब थी। उसके बाद में क्या हुआ, अब तक हमारे पास में जो अनुसूची आ चुकी थी वो क्या होती, 4 अनुसूचियां और ऐड हो चुकी थी, यानी कि अब अनुसूची हमारे पास में कितनी है, 12 हैं। तो अब हम देखेंगे अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद में हम पहले अब जान लेते हैं मुख्य चीजें। अनुच्छेद में ध्यान रखें कि अभी हमारे पास में जो मूल रूप से संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, वो 448 हैं। अभी आप देखेंगे ना, संख्या 395 तक ही है, लेकिन क्या है इसमें आर्टिकल्स कैसे ऐड किए गए हैं मैं बताऊं आपको। जैसे 31 है, आर्टिकल 31 है, ठीक है। तो आर्टिकल 31 में क्या किया गया, उसको अबॉलिश खत्म कर दिया गया। जब खत्म कर दिया गया तो उसके अनुच्छेदों को कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा। तो वो सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। अब इसमें संशोधन टोटल अभी कितने हुए हैं, अभी 104 हुए हैं। आज तक की डेट में इसमें 104 संशोधन भारत के संविधान में हो चुके हैं। तो आगे देखते हैं हम भाग 1 देखते हैं, पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 हमारा कहां से कहां तक है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। क्या कहता है, संघ एवं इसके क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 में क्या कहते हैं, संघ एवं इसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 देखते हैं हम पहले क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है, जो राज्यों का संघ है। तो इसमें क्या बताया कि भारत के नामों को बता दिया कि अगर आपसे अगर बोला जाए कि आपके देश का नाम क्या है, तो आप भारत और इंडिया बता सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा नाम भारत के संविधान में नहीं दिया गया है। यानी कि अगर हम बोलते हैं हिंदुस्तान बोलते हैं या फिर आर्यव्रत बोलते हैं, कुछ ऐसे नाम बोलते हैं, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा ऑफिशियली, अगर देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है। यानी कि इसके अनुसार हमारे पास में 2 नाम है, भारत और अर्थात इंडिया, 2 नाम है। और इनमें क्या बताया, उनके नामों को लेकर बताएगा। और राज्यों का संघ है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। विनिर्दिष्ट का मतलब समझे आप, लिस्टेड होंगे, यानी कि जो पहली अनुसूची है उसमें कितने हमारे पास में जो क्षेत्र है जो लिस्टेड है वहां पे कि ये एरियाज हैं, उन एरियाज को ही हमने क्या कर रखा है, मान्यता दे रखी है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे, यानी कि वो क्षेत्र होंगे, राज्य और उनके वे क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यानी पहली अनुसूची जो है राज्य एवं उसके संघ, तो उसमें क्या होगा, जितने भी लिस्टेड होंगे, जितने भी लिस्टेड एरियाज होंगे, वो सारे के सारे हमारे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 2 में मैं बताएगा नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। तो हम कहेंगे कि नए राज्यों का अगर मैं लेना चाहूं, जैसे कि अगर मुझे दूसरा राज्य बनाना है, नेपाल नाम का एक राज्य बनाना चाहता हूं, तो नए राज्यों को मैं प्रवेश कैसे करूंगा, उनकी स्थापना कैसे करूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में अनुच्छेद 2 के अंदर में बताया गया है। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो 2 जून 2014 के अंदर में एक नया राज्य बना था जिसका नाम है तेलंगाना। जो सबसे लास्ट हमारे पास में जो राज्य बना है वो तेलंगाना बना है, भाषा के आधार पर ही बना था, तेलुगु भाषा को लेके ही बना था, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। तो अलग जो किया गया था वो अनुच्छेद 3 के अनुसार किया गया था, नए राज्यों का निर्माण, यानी कि नए राज्य का निर्माण कैसे किया जाएगा और उसकी सीमाएं कितनी होंगी, ठीक है। और नामों में परिवर्तन, यानी उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती है। तो अभी आप एक चीज और समझ लें, वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना आप क्या करें, मेहनत करें और देखें, थोड़ा ढंग से ध्यान से देखें इस पर क्या होगा। ये पूरा भारत है, ये क्या है हमारे पास में, भारत है। आप पूरा भारत मानिए इसे, ठीक है। इस पूरे गोले में देखिए, इस पूरे गोले में ये एरिया है जो खाली है। तो यहाँ पे अब मैं कहूँ आपसे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल्ड स्टेट, यानी कि ये वो एरिया है जहां पे क्या करता था, ब्रिटिश थे, वो डायरेक्ट रूल करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट रूल्ड ब्रिटिश एरिया, ठीक है, ये वाला ये क्षेत्र था। उसके बाद में वो क्षेत्र जहां पे प्रोविंशियल स्टेट थे, यानी कि होता क्या था कि अगर मैं बात करूं 1947 से पहले, 1947 से पहले जब इन्होंने क्या करता पॉलिटिकली अपना डेवलपमेंट कर लिया था ब्रिटिश ने, तो उन्होंने क्या करा था, अपने यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे ये क्या करते डायरेक्ट रूल करते थे। तो गवर्नर यहाँ पे डायरेक्ट रूल करता था। तो जब गवर्नर डायरेक्ट रूल करता था यहाँ पे, तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे क्या होता था, प्रोविंशियल स्टेट थे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ प्रांतीय थे, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे देसी रियासतें रूल करती थी। तो देसी रियासतें कुछ ऐसी रियासतें थी जो थोड़ी ज्यादा रियासतें थी, तो 23% पार्ट पे वो क्या करती थी, 40% पार्ट पे रूल करती थी।
बट क्या होता क्या था, 23% लैंड होती थी, वहां पे जमीन होती थी, उस जगह पे कर दी थी। ठीक है, कुछ कमिश्नरी स्टेट होते थे, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे क्या करते थे, ब्रिटिश लोग अपने आप में एक आयुक्त को नियुक्त करते थे और वहां पे भेज देते थे, और वो वहां पे क्या करता था, रूल करता था। समझ रहे हैं आप? ये आपने समझ गया होगा, कमिश्नरी स्टेट है और ये यहाँ पे हमारी देसी रियासतें हैं, और ये डायरेक्ट जहां पे ब्रिटिश रूल करते थे। ये सिस्टम था 1947 से पहले का, लेकिन सिस्टम आगे आगे धीरे धीरे क्या होता गया, बदलता गया सिस्टम। सिस्टम कैसे बदलता गया आप देखते चलें। आगे जब 1947 के बाद में इनको क्लासेस में हम क्लासिफाई कर दिया गया। 1947 के बाद में क्या हो गई, क्लास हो गया, वर्ग हो गया। इसमें क्या होता था, ए वर्ग हो गया, बी वर्ग हो गया, सी वर्ग हो गया, डी वर्ग हो गया। 4 प्रकार के वर्गों में डिवाइड कर दिया किसको, भारत के अंदर में राज्य और इसके क्षेत्रों को। कैसे डिवाइड किया गया, का में वो क्षेत्र आते थे जितने भी डायरेक्ट ब्रिटिश रूल्ड स्टेट थे, यानी कि जितने भी वो स्टेट जहां पे क्या करता था, गवर्नर रूल करते थे। यानी ये एरिया जितना भी है ना, ये एरिया जितने भी रूल करते थे उनको क वर्ग में रख दिया गया, क वर्ग या ए वर्ग में रख दिया गया, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल्ड स्टेट। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, शॉर्ट में इसलिए लिख रखा है ताकि जगह बच जाए। ठीक है, और मैं आपको बता पाऊं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे क्या, ऐसी स्टेट या ऐसी जगह जहां पर क्या था, ब्रिटिश लोग डायरेक्ट रूल करते थे, उस जगह को क वर्ग में रख दिया गया। दूसरा था ख वर्ग, बी वर्ग में क्या था, प्रोविंशियल स्टेट। अगर मैं बात करूं प्रिंसली स्टेट की बात करूं तो प्रिंसली स्टेट हमारे पास में बी वर्ग में आते थे, यानी कि ये एरिया बोले ना, ये एरिया था। ये एरिया किसके अंडर में आता था, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में आता था। प्रिंसली स्टेट यहाँ पे बोलो देसी रियासतें यहाँ पे सीधे सीधा रूल करती थी, इनको ख वर्ग में बना दिया गया। तीसरा वर्ग था ग वर्ग था सीएस का मतलब था कमिश्नरी स्टेट का मतलब आयुक्त। यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिश के डायरेक्ट चमचे आते थे, डायरेक्ट कमिश्नर आते थे। ठीक है, तो कमिश्नरी स्टेट्स होते थे उनके। तो सी था वो ग वर्ग में, तो वो ये वाला एरिया था। समझ रहे हैं आप? ठीक है, नेक्स्ट डी में सिर्फ एक ही को रखा गया, वो था अंडमान एंड निकोबार, इसको रखा गया था सिर्फ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 1950 तक लगभग यही व्यवस्था चलती रही, भारत का संविधान रहा। ये सब व्यवस्था आगे भी चलती रही, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं थी, लेकिन चल रही थी ये व्यवस्था, तो यही चल रही थी। देसी रियासतें थी जो भारत की आजादी के समय में वो थी 565। ठीक है, उसमें से 3 रियासतें ऐसी थी जिनको मिलाने के लिए क्या करा गया, कुछ न कुछ हथकंडे अपनाने पड़े हमें। वो हथकंडे क्या थे, हैदराबाद को 3 रियासतें जैसी थी, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर। हैदराबाद को क्या करा, सैन्य कार्रवाई, यानी कि वहां पे अगर पॉलिटिकल अगर वहां पे रूल करना पड़ा या फिर वहां पे हमें उसको भारत में विलय करने के लिए हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक है, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था। वही थे जिन्होंने क्या करा, हमारे देश को जोड़ के रखा और सजोए रखा और बना के रखा। ठीक है, तो नेक्स्ट था जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया। वहां पे आम लोगों से जनमत संग्रह करा के पूछा गया कि भाई तुम किस में विलय करना चाहते हो, तुम भारत में रहना चाहते हो या फिर तुम पाकिस्तान में जाना चाहते हो। तो वहां पे जो जनमत संग्रह हुआ था तो वो उन्होंने भारत में कहा था, तो इसलिए भारत में विलय हो गया था। तीसरा ऑप्शन था जम्मू और कश्मीर के राजा था राजा हरि सिंह से जब बोला गया कि भाई तुम क्या करना चाहोगे। तो 1947 के बाद में हुआ क्या कि इन्होंने विलय करने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने जल्दी विलय करी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी बाद में विलय पत्र के द्वारा इन पे विलय कर ली गई, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जंग छिड़ गई एक तरीके से। पाकिस्तान अपने आप में मिलाना चाह रहा था, तो वो भी किस तरीके से, पावरफुल तरीके से। तो पावरफुल तरीके से उन्होंने मिलाने की कोशिश करी, तो फिर क्या हुआ, वो जम्मू और कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, वो कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। भारत में कहते हैं कि भाई हम आप में विलय करना चाहते हैं या आप हमें बचा लीजिए उनसे। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज से बाद में ये विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया। फिर बाद में आपने देखा होगा धारा 370 वो भी खत्म कर दी गई। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसके लिए कि सबसे पहले जो बात उठी थी वो उठी थी 1953 में। कहाँ उठी थी, 1953 में ये बात उठी थी कि 1953 में क्या हुआ कि लोगों ने मांग करी कि हमें एक नया स्टेट बनाया जाए, और इस स्टेट के लिए सबसे पहले जो बात उठाई वो थी मद्रास एक ऐसा राज्य था जिसने पहली बार ये उठाया कि भाई हमें हमारी भाषा के आधार पर हमें क्या किया है, एक राज्य बना दिया जाए। तो पहली बात वहां पे उठी थी हमने, वो देखते हैं हम आगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हुआ क्या कि जब भाषा के आधार पर मांग बढ़ने पर लगी, जो मांग थी भाषा के आधार वाली, ये 1947 से ही मांग उठने लगी कि भाई हमारे लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। तो इस भाषा की मांग के उठते हुए एक एस के धर समिति बनाई गई। समिति बनाई गई जून 1948 में समिति बनाई जाती है, भाषा के लेकर राज्य बनाने की मांग को लेकर बनाई गई। भाषा को लेकर राज्य बनाने की मांग को लेकर इस समिति को बनाया गया।
इस समिति की रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 में। कब आती है? दिसंबर 1948 में रिपोर्ट आती है। इसको बनाने के पीछे गवर्नमेंट ने इसको इसलिए फॉर्म करा कि भाई देख लें कि भाषा के आधार पर ये सच में बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट में अलग आ जाता है। रिपोर्ट में रिपोर्ट आती है सारी की सारी आती तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव किस सेंस में आती है? वो चाहती है कि भाषा के आधार पर ऐसा कोई बंटवारा ना हो, इससे क्या हुआ, हमारे बीच में मतभेद पैदा होगा। तो एसकेदर समिति की जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट क्या कहती है? दिसंबर 1948 में भाषा के आधार को नकारा जाए, यानी कि भाषा को आधार ना बनाया जाए। आधार हमें जब बनाना चाहिए वो प्रशासनिक सुधार बनाना चाहिए। हमारा जो आधार होना चाहिए वो प्रशासनिक सुधार हो, जिससे क्या हो, देश आगे बढ़े। राज्यों में असंतोष फैला और संस्कृति को अस्वीकार किया गया। संस्कृति का मतलब यहाँ पे क्या है? संस्कृति का मतलब है रिकमेंडेशन। जितनी भी रिकमेंडेशन होते हैं उनको इंग्लिश हिंदी में संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति को अस्वीकार किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? जेवीपी। इसके बाद हुआ गया, लोगों में फिर भी आक्रोश हो गया, लोगों में आक्रोश सा फैल गया और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ, तुमने तो बोला था कि तुम मतलब एक कमेटी बना के हमारे लिए एक अलग राज्य बनाओगे भाषा के बेस पे। तो ये मद्रास में जो सबसे पहले जो डिमांड उठी थी वो मद्रास में उठी थी। उन्होंने क्या था कि उनमें तेलुगु भाषा को लेके ज्यादा आक्रोश था। तो उसके बाद एक जेबीपी समिति बनाई जाती है। जेबीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई और ये हमारे पट्टाभाई सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभाई सीतारामैया, ये तीन लोग थे। तीन लोगों की एक समिति बनाई जाती है। इस समिति में दिसंबर 1948 को इसे फॉर्म किया जाता है। अब इसकी रिपोर्ट आती है अप्रैल 1949 में। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या होता है? राज्य के गठन का आधार भाषा ना होकर प्रशासनिक सुधार होना चाहिए। इन्होंने भी वही कहा जो एसकेदर समिति ने कहा। वही सेम रिपोर्ट एक तरीके से इन्होंने कही कि भाई हमारे देश का हम क्यों बंटवारा करें, वो भी भाषा के बेस पे। ऐसे अगर हमने एक राज्य का ऐसे बंटवारा कर दिया तो डिमांड आगे बढ़ती रहेगी और यही साबित हुआ आगे जाके। आगे क्या हुआ हमारे देश में? यही तो हुआ, भाषा के बेस में हुआ। भाषा के बेस में देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ था। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं मुंबई की, मुंबई था, मुंबई को दो जगह पे बांट दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र में बना दिया गया। आगे हम देखें पंजाब में अगर देखोगे तो पंजाब का क्या हुआ था? पंजाब में आपने देखा होगा पंजाब दो जगह पे बट गया, हरियाणा बन गया, पंजाब बन गया। तो ऐसे आगे आगे डिमांड होती गई। ये रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट सही थी, बट इस रिपोर्ट को क्या किया गया? सरकार ने आगे जाके इस रिपोर्ट को ये कहा कि भाई हाँ भाई नहीं, हमें इसे भाषा के आधार पर बना देना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। राज्यों के गठन का आधार भाषा न होकर प्रशासनिक सुधार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। इसका कड़ा विरोध हुआ। क्या हुआ? इसका कड़ा विरोध हुआ और 56 दिन तक एक भूख हड़ताल चली थी। उस समय पोट्टी श्री रामल्लू करके एक व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने क्या करा? उन्होंने 56 दिन तक अपना क्या रखा? भूख हड़ताल को बरकरार रखा और भाषा के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई राज्य हमारा बनाना चाहिए। और उन्होंने क्या करा? उनका निधन हो गया। 56 दिनों के बाद में उनका निधन हो गया और उस निधन के बाद में आक्रोश लोगों में बहुत ज्यादा फैल गया। यानी कि अगर मैं कहूँ लिटिगेशन थी वो उनके बीच में बहुत ज्यादा फैल गई। अब उनके बारे में इन समस्याओं को देखते हुए सरकार को क्या करना? झुकना पड़ा। अब देखें, कड़ा विरोध और 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामल्लू का निधन हो गया और आंदोलन बढ़ गया। सिंपल सी बात है, अगर किसी की मृत्यु अगर ऐसे आंदोलन के समय में हो जाती तो लोगों के बीच में आक्रोश आ ही जाता है। ठीक है, अंत क्या हुआ? भारत सरकार को मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी प्रांत को अलग कर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। तो आप समझ गए होंगे। अतः भारत सरकार को क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। किससे झुकना पड़ा? कि भाई इनकी भाषा की डिमांड को लेके, इस भाषा की डिमांड को लेके इन्होंने झुके और उन्होंने क्या करा? मद्रास से एक राज्य बना दिया तेलुगु भाषा के रूप में, आंध्र प्रदेश को फॉर्म कर दिया। अब ये डिमांड इन्होंने, अभी चीज इसमें आपको ध्यान रखने वाली है, अभी हमारे पास में राज्य नहीं है, लेकिन क्या है, एक राज्य के तौर पे उन्हें बांट तो दिया गया, लेकिन अभी ये वो राज्य पूरे नहीं है। ध्यान रखें, राज्य का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, राज्य और यूटीज का जो कॉन्सेप्ट आता है एक्शन में, वो फॉर्म होता है 1956 से। ठीक है, तो उसे आप देखेंगे। तो आगे देखते हैं, दोस्तों। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो समिति बनी थी वो बनी थी एसकेधर समिति। फिर दूसरे नंबर पे जो समिति बनी थी वो हमारे पास में बनी थी जेवीपी समिति। ठीक है, तो दो प्रकार की ये समिति हमने देखी थी जो स्टार्टिंग में बनी थी। ठीक है, जेवीपी समिति हमारी बनी और एसकेधर समिति बनी। दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट पेश करी और उस रिपोर्ट में इन्होंने यही कहा कि हम भाषा के आधार पर
किसी राज्य को ना बनाए। हमारा जो आधार होना चाहिए वो प्रशासनिक सुधार होना चाहिए, उसके आधार पर हम राज्य बनाते हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं। अगर हम इसको भाषा के आधार पर बनाते हैं तो ये हमारे देश में एक तरीके से बंटवारे के तौर पे हो जाएगा, लोग अलग हो जाएंगे, ठीक है, यानी उनके बीच में तालमेल हमारा नहीं बैठेगा। इनकी जो रिपोर्ट थी एस्केधर समिति की और जेबीपी समिति की, वो रिपोर्ट बहुत सही थी, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए था। आज हमारा देश इतने राज्यों में नहीं बटा रहता और ना ही इतनी हमारे बीच में क्या होती, कुछ मतभेद होते, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसके बाद हुआ क्या कि भाई लोगों के बीच में आक्रोश थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। किस चीज को लेकर बढ़ गया कि 1953 में एक राज्य बना दिया गया। वो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक राज्य बनाया है, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। मद्रास प्रोविंस से अलग करके एक राज्य बना दिया गया, आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तो इसकी मांग को देखते हुए अलग राज्यों में मांग उठने लगी कि भाई हमें भी एक नया राज्य बना के दो, वो भी भाषा के आधार पर। जैसे अगर मैं बताना चाहूं तो आप देखें बॉम्बे में हुआ क्या, बॉम्बे प्रोविंस में जाएं तो बॉम्बे प्रोविंस में डिमांड होने लगी कि भाई मराठी लोग और गुजराती लोग आपस में साथ में नहीं रहना चाहते, उनको भाषा के आधार पर अलग एक राज्य चाहिए। और इसीलिए हुआ क्या, फिर इसकी गठन किया गया। एक फजल अली आयोग बनाया गया। इसीलिए हमने क्या बनाया, एक फजल अली आयोग बनाया। उससे कहा कि भाई भाषा के आधार पर तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते कि हम किसी राज्य को पुनर्गठन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस चीज को लेके ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। हम इनके बारे में जान लेते हैं फजल अली आयोग क्या होता है। तो फजल अली आयोग है 1955 में बनता है। आंध्र प्रदेश के पश्चात अन्य राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। ये चीज मैंने आपको बताई। क्या हुआ, अलग अलग जगह आंध्र प्रदेश बनने के बाद में अलग अलग राज्यों में क्या है, डिमांड बढ़ने लगी कि हमें भी हमारे भाषा के आधार पर एक राज्य बना के दिया जाए। तो अंत में क्या हुआ, अंत में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। वो 3 सदस्य कौन थे, फजल अली थे, के.एन. पणिकर थे, एच.एन. कुजलू थे। ये 3 व्यक्ति थे, इनका आप ध्यान रखें क्योंकि इसी के बेस पर हमें क्या बना है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 हमारा जो बनके तैयार हुआ है। अगर हम किसी राज्य को अगर बनाना चाह रहे हैं, किसी राज्य को सेपरेट अलग करना चाह रहे हैं तो किस बेस पे होगा, इस बेस पे होगा, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। हुआ क्या, रिपोर्ट आती है 1955 में पेश की और यह स्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। यानी कि ये पहली रिपोर्ट थी जिसने कहा कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। हालांकि एस्केधर समिति बनी थी हमारे पास में, जेबीपी समिति बनी थी। दोनों समितियों ने क्या किया, साफ साफ इंकार कर दिया, भाषा का आधार नहीं होना चाहिए, देश को तोड़ने वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट फजल अली की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट ने क्या करा, इस रिपोर्ट ने आधार भाषा बना दिया। और ये उस समय की सिचुएशंस हो सकती हैं कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा आक्रोश होगा कि हाँ भाई वहां पे आपने एक आंध्र प्रदेश बना दिया तो हमारे लिए क्यों नहीं बना रहे आप। तो सिंपल सी बात है, डिमांड बढ़ जाती है जगह जगह की। तो उसी को देखते हुए ये सारी चीजें हुई होंगी। 7वें संविधान संशोधन, यानी संविधान के अंदर हमें 7वां संशोधन करना पड़ा और संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि आज हमारे पास में जो आयोग है राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य को फॉर्म करना है, वो भी भाषा के आधार पर। तो हमारे पास में एक आयोग बन चुका है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। इसको स्थापित किया गया। अब क्या गया, इसको स्थापित किया गया। अब आगे देखते हैं इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। मैंने आपको समझाया था कि 1956 से पहले जो समय था, उस समय 1947 से पहले मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से चल रहा था। 3 तरीके से सिस्टम क्या चल रहा था, एक बार देखिए आप। पहला क्या था, ब्रिटिश रूल्ड स्टेट था, ठीक है, ब्रिटिश, जहां पे सिर्फ ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे। कुछ एरिया ऐसे थे जहां पे क्या था, प्रिंसली स्टेट थे, जहां पे प्रिंसली जाने राजा रजवाड़े होते थे वो राज करते थे। कुछ ऐसे स्टेट थे जो कमिश्नरी स्टेट थे, जहां पे क्या होता था, आयुक्त करते थे, यानी इनके डायरेक्ट चमचे आते थे, वो यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है, ये सिस्टम था। उसके बाद में जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 को, इसके बाद में सिस्टम क्या वो बदल गया, इनमें कैटेगराइज कर दिया गया था, क ख ग घ, 4 जगह पे, ABCD में 4 जगह पे ना डिवाइड कर दिया था। उसके बाद में ये सिस्टम लगभग आप मान के चलो 1956 तक चलता ही रहा, लगभग ऐसे सिस्टम चलता रहा, ठीक है। उसके बाद में ये सिस्टम 1956 में सिस्टम बदलता है और सिस्टम बदल के कितना हो जाता है, अभी हमारा देश 14 स्टेट्स हो जाते हैं और 6 यूटीज हो जाती हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको जैसे कि पंजाब से बना था हरियाणा और पंजाब, ठीक है, और महाराष्ट्र से क्या बना था हमारा, बॉम्बे से हमारा बना था महाराष्ट्र और बम्बई। ये चीजें हमारी फॉर्म हुई थी। आई थिंक आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका जो आर्टिकल 4 है, यानी कि अनुच्छेद 4 है, वो ये कहता है कि 2 और 3 को कैसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, उनके बारे में इन्होंने डिटेल थोड़ा सा बताया हुआ है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ, जो भाग 2 होगा उसकी बात हम अगले
क्लासेस में करते हैं। तब तक के लिए कहना चाहूँगा आपसे जय हिंद, जय भारत। अरे यार कटिंग। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि भाई भाग 1 में जो संघ एवं इसके राज्य हैं, अगर मैं कहूँ संघ और उनके क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमने जाना कि हम किसी राज्य को कैसे जोड़ सकते हैं, किसी को कैसे अलग कर सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अधिकार जो हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। अगर हमें किसी देश को अलग करना है भाषा के आधार पे, तो उसका प्रोविजन भी हमारे देश में अब हमारे संविधान में आ चुका है। तो ये संविधान के अंदर संशोधन 7वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा हमारे पास में एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनकर तैयार हो जाता है हम। ठीक है, तो आपने भाग 1 को पूरी डिटेल से जान लिया है। जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, पार्ट 2 हम देखेंगे। उसके अंदर में देखेंगे कुछ और नई चीज़ों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।